हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी एड्यूटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 है। नाम सुनकर केमिस्ट्री वाली फीलिंग आ रही होगी और डेफिनेटली केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं वैसे ही सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर वैसी रिएक्शंस नहीं होंगी, तो ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है। हमें छोटी सी स्ट्रक्चर्स देखनी है यहाँ पर और मेनली किस पर, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, इन सब के बारे में पढ़ना है। यानी कि थ्योरेटिकली ही पोर्शन रहेगा, बहुत ज्यादा ऐसा रिएक्शंस नहीं है, मतलब रिएक्शन के नाम पर तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन स्ट्रक्चर्स भी बहुत इजी है। और मैं आपको मेक श्योर कर सकती हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरे साथ में रहते हैं तो आपको इस चैप्टर में जो स्ट्रक्चर्स आप लर्न करते हैं ना कि अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप इधर आएगा, HOH इधर है, फ्रक्टोज में ऐसा होता है, ग्लूकोज में कहाँ पर राइट हैंड साइड पर HOH है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये सारी जो चीजें रटने वाली होती है, ये रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सारी चीजों को समझते हुए बेसिक फंडामेंटल चीजों से स्टार्ट करेंगे, जहां पर क्या होगा कि आपको भी लगेगा कि वाह, पहली बार जैसे ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ज्यादा हम समय वेस्ट नहीं करते हैं हमारा, क्योंकि हमारे पास में पहले भी समय बहुत कम है। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि बायोमोलिक्यूल्स में स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स क्वेश्चन आते थे नीट में, उसमें एक ही क्वेश्चन आता था इस चैप्टर से, लेकिन जो 2025 वाला नीट था उसमें क्या हुआ है, 4 क्वेश्चंस आए। यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका वेटेज बहुत अच्छा खासा है और ये एक ही चैप्टर आपको 2 जगह हेल्प करने वाला है, केमिस्ट्री में भी और यहाँ पर भी। तो केमिस्ट्री वाली चीजें ज्यादा है, वो केमिस्ट्री वाले सर और मैम, आपकी जो फैकल्टी होंगी वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे वहां पर। मेरा ये काम है कि बायो का जो बायोमोलिक्यूल्स है उसको मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊं कि आपको लगे कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट लेक्चर हमें अब तक यूट्यूब पर जो है बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड मिला है। तो ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और आपको क्या करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि फर्स्ट लेक्चर में जनरली इंट्रोडक्शन ही होता है, तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा क्या होता है, थ्योरेटिकल ज्यादा होता है और यहाँ पर समझने वाली चीजें कम होती है, लेकिन इंट्रोडक्शन के बाद से होती है असली मेन क्लास शुरू। तो आपको क्या, इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में भी इतनी सारी चीजें आने वाली है कि आपको याद करना पड़ेगा और वहां से डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। और बाद की जो चीजें जिनको आप इंपॉर्टेंट समझ रहे हो सकता है वहां से क्वेश्चन ही ना आए, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सिंपल सी चीज है कि आप ये नहीं बोल सकते कि इस लाइन को अंडरलाइन कर लो या हाईलाइट कर लो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं आपको ये बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो आप ये मान के ना चलें कि किसी भी सर या मैम ने, जिस भी फैकल्टी ने आपको ये बोल दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा, तो वैसा कुछ नहीं है। सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हाईलाइट करना है और सब कुछ अपने दिमाग में रखना है। आ गया समझ में? स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। अब इस बायोमोलिक्यूल्स को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपके एनसीईआरटी की लाइन से। क्या है एनसीईआरटी की लाइन? एनसीईआरटी में कुछ स्टार्टिंग में लाइन्स दी हुई है कि बायोस्फीयर में तरह तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं और इन ऑर्गेनिज्म में जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। कि ठीक है, तो वो बोल रहा है कि क्या बायोस्फीयर में प्रेजेंट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जैसे एलिमेंट से, एक जैसे कंपाउंड से मिलकर बने हैं? अब ये चेक करना पड़ेगा हमें। और क्या सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एलिमेंट्स और कंपाउंड से बने हैं? क्या नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी कुछ कंपाउंड्स या एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? तो मेरा जवाब रहेगा हाँ, होते हैं। ह्यूमन बॉडी को देखें, हम एनिमल बॉडी को देखें, हम प्लांट बॉडी को देखें, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कंपाउंड्स प्रेजेंट है, ऐसे ही कंपाउंड्स आपके कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट में, मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। वहां पर भी कार्बन नजर आएगा, हाइड्रोजन नजर आएगा, ऑक्सीजन नजर आएगा, आपको सिलिकॉन वगैरह नजर आएगा, जो आपकी बॉडी में भी प्रेजेंट है, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है। तो फिर हम तो लिविंग है, वो तो नॉन लिविंग है, अर्थ क्रस्ट तो, मिट्टी तो नॉन लिविंग है, तो फिर कैसे पता करेंगे कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है? कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना। मैंने बोला है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसकी हम बात करें, ह्यूमन बॉडी, भाई ये तो तुम्हें पता है ना कि हम लोग लिविंग ही हैं। ज्यादा कंफ्यूजन हो तो जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर था वो पढ़ के आना, समझ जाओगे लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है। और इससे ज्यादा और अच्छे से हम बताने वाले द लिविंग वर्ल्ड, जो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन इतना तो आपको पता है, डेफिनेटली नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो यार तुम। तो मैंने क्या बोला है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे कंपाउंड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ऐसे ही एलिमेंट्स और कंपाउंड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, अर्थ क्रस्ट में, मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हम बहुत बारीकी से ऑब्जर्वेशन करेंगे, बहुत बारीकी से जाकर देखेंगे, तो हमें वहां पर नजर आएगा कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर इन कंपाउंड्स का जो
परसेंटेज है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स जो कंपाउंड्स हैं उनका परसेंटेज क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन, कार्बन का जो परसेंटेज है वो कम होता है। अब कुछ चीजें ऐसी है जो ह्यूमन बॉडी में बहुत ज्यादा है, मोस्ट अबंडेंट है, लेकिन वही सेम चीज किसके अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर लिस्ट अबंडेंट है। कुछ सिलिकॉन वगैरह कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है। आपकी बॉडी में होता है या नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है सिलिकॉन, तो वो वहां पर अर्थ क्रस्ट में क्या है, बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर देखा जाए हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो सिलिकॉन क्या है, नेग्लिजिबल है। तो यही मैं बोल रही हूँ कि ऑलमोस्ट सेम कंपाउंड होते हैं, सेम एलिमेंट होते हैं, लेकिन बहुत बारीकी से देखने के बाद में पता चलता है कि अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग परसेंटेज होता है। और आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके फर्स्ट पेज पर क्या बनी हुई है, एक टेबल बनी हुई है। अब इस चैप्टर में मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये चैप्टर है ऑलमोस्ट पूरा डब्बा है, मतलब कि इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में आप देखोगे कि जितनी भी टेबल्स बनी हुई हैं, आप किसी भी एक टेबल को इग्नोर नहीं कर सकते कि ठीक है पढ़ लेंगे, देखेंगे तो देख लेंगे, याद होगा तो ठीक है। हर एक टेबल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं टेबल्स से क्या बन रहे हैं, आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। याद करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। तो अभी हम बायोमोलिक्यूल्स में हमने अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी की बात करिए, कुछ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की बात करिए। तो देख लेते हैं कौन सा मोस्ट अबंडेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर, कौन सा एलिमेंट लीस्ट अबंडेंट है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी किसके बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में। सो गाइस, आर यू रेडी? मैं पढ़ाऊं और तुम रेडी ना रहो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में क्या मोस्ट अबंडेंट है भाई? तो हम मोस्ट अबंडेंट से लीस्ट अबंडेंट तक की जो क्या होती है, जर्नी होती है, जो सीक्वेंस होता है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज मुझे तो याद है, डेफिनेटली मैं भी बताऊंगी, एनसीईआरटी की बुक में भी है, लेकिन आपको हर एक एलिमेंट का परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट अबंडेंट, लीस्ट अबंडेंट जरूर याद करना है, क्योंकि वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ सकता है तुमसे, मोस्ट अबंडेंट, लीस्ट अबंडेंट पूछ सकता है, क्वेश्चन इतना ही बनता है यहाँ से, ये भी बता देती हूँ मैं। तो ह्यूमन बॉडी में क्या है बच्चों, ह्यूमन बॉडी में एक ट्रिक है, उससे क्या करना है, मोस्ट अबंडेंट से लेकर लीस्ट अबंडेंट तक के एलिमेंट्स याद करने हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है OCHN का सना माइटी गॉड सर। OCHN का सना माइटी गॉड सर। OCHN से क्या मतलब है? O से हमारा मतलब है कि यहां पर है क्या, हमारा ऑक्सीजन। C से क्या मतलब है कि कार्बन है, H हाइड्रोजन, N नाइट्रोजन, Ca कैल्शियम, और आपका सल्फर है सरकाना सर। OCHN का सना सल्फर, ना से सोडियम, माइटी गॉड सर मैग्नीशियम और सिलिकॉन। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इनका परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं रखना। मुझे तो याद है, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये जो टेबल है इसको ये जरूर याद रखना है। मोस्ट अबंडेंट, देखो इधर क्या नजर आ रहा है, मोस्ट अबंडेंट ऑक्सीजन है। लीस्ट अबंडेंट में अगर मैं बात करूँ तो सिलिकॉन जो है वो नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल। आया समझ में? ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है रेशियो, 65%। कार्बन है आपका 18.5%, हाइड्रोजन है 9.5%, आ रहा है समझ में? नाइट्रोजन है 3.3%, कैल्शियम है 1.5% और सल्फर 0.3%, 0.2%, सोडियम 0.1%, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये हमने बात की है ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी के साथ साथ हमें दूसरी बात किसकी करनी है यहाँ पर, अर्थ क्रस्ट की। तो दूसरा है बच्चों हमारा अर्थ क्रस्ट। चलिए अर्थ क्रस्ट का भी देख लेते हैं क्या होता है। अब अर्थ क्रस्ट में भी क्या पढ़ने वाले हैं हम, ऐसे ही एक टेबल पढ़ने वाले हैं। अर्थ क्रस्ट में देखिए एक ट्रिक काम करेगी, वो ट्रिक क्या है देखिए, ओ सर काना मांगे है CSN। ओ सर काना मांगे है CSN। ऑक्सीजन सर सिलिकॉन
काना, काना क्या होता है, एक आंख से जिसको दिखता है तो वो काना। तो कैल्शियम, सोडियम, ना से सोडियम, मांगे मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन, कार्बन और सल्फर का हम देखेंगे यहाँ पर जो कंपोजिशन होता है वो इक्वली होता है। और लास्ट में जो नाइट्रोजन है वो बहुत लिटिल होती है, वेरी लिटिल नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए मैं क्लियरली मेंशन कर देती हूँ दैट यहाँ पे ये क्या है, नाइट्रोजन वेरी लिटिल है। ओके, अब चलो शुरू करते हैं। और मैं यहाँ पर बता देती हूँ कार्बन और सल्फर कितना होता है, 0.03% इक्वली होता है। ठीक है, दोनों का अमाउंट जो है, दोनों का परसेंटेज जो है वो इक्वल है। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन कितना है। तो ऑक्सीजन है बच्चों यहाँ पर 46 पॉइंट, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है परसेंटेज, मैं बता रही हूँ, कर सकते हो तो कर लो, चैलेंज है ये मेरा, ठीक है। लेकिन एक ऐसी चीज के पीछे नहीं पड़ना जो हमें पता है कि नहीं आ रहा, तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। एक या दो बार रीड आउट करना, जितना याद रह जाता है ठीक है, लेकिन मोस्ट अबंडेंट और लीस्ट अबंडेंट ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में और अर्थ क्रस्ट के रेफरेंस में जरूर याद करना। ओके, तो 46.6% आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पे 27.7% सिलिकॉन है, उसके अलावा कैल्शियम है आपका 3.6%, सोडियम है आपका 2.8%, मैग्नीशियम 2.1% और हाइड्रोजन है 0.14%। और एक मैं करेक्शन यहाँ पे बता देती हूँ ऊपर वाले हाइड्रोजन में। चलो, कौन सा करेक्शन बताने वाली है मैम आप? मैं करेक्शन ये बता रही हूँ आपको कि ये जो हाइड्रोजन है, हाईलाइट कर देती हूँ इसको, हाइड्रोजन है यहाँ पर मैंने लिखा है 9.5%। आपके पास में जो एनसीईआरटी का बुक है वहां पर मिस टाइप हुआ, मिस प्रिंट हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है 0.5%। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज होता है 9.5%। अभी की जो करंटली की एनसीईआरटी है उसमें तो इसको क्या कर दिया है, करेक्ट कर दिया गया है, लेकिन प्रिंटेड फॉर्म वाली जो प्रिंट में आई है एनसीईआरटी उसमें करेक्शन नहीं हुआ। जो ऑनलाइन एनसीईआरटी आई है उसमें करेक्शन हुआ है। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में मोस्ट अबंडेंट, लीस्ट अबंडेंट हमें पता चल गया। अभी तक की बात खत्म नहीं हुआ, अभी तो इंट्रोडक्शन शुरू हुआ है यहाँ पे। तो ठीक है कि बायोस्फीयर में तरह तरह के ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बॉडी भी है, अर्थ क्रस्ट भी है, मिट्टी भी है, तो उसमें हम देख रहे हैं मोस्ट अबंडेंट और लीस्ट अबंडेंट। अब हम करेंगे बायोमोलिक्यूल्स का केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस क्यों जरूरी? क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसमें किस तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। और ये सब कुछ पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? केमिकल एनालिसिस। तो चलिए स्टूडेंट्स, केमिकल एनालिसिस करते हैं हम। केमिकल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का करेंगे और उसके बाद में हम केमिकल एनालिसिस करेंगे किसका, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। पहले हमें देखना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड से लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या बनी होती है, बॉडी बनी होती है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या प्रेजेंट हो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए जो कंपाउंड होते हैं, मेनली जहां पे कार्बन प्रेजेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ओके गाइस, सो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं केमिकल एनालिसिस। चलिए, तो केमिकल एनालिसिस करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक सैंपल लेना है। अब सैंपल किसका है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही सैंपल लेना पड़ेगा। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप सैंपल ले लो, कोई भी एक पत्ती ले लो, ठीक है, किसी भी एक पत्ती को ले लो, उसका एक सैंपल ले लो, उसका एक टुकड़ा ले लो। और अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम्हें क्या लेना है, एक लीवर का टुकड़ा ले लेना है। ठीक है, उस टुकड़े को हम क्या करेंगे, अब हम करवाएंगे उसको ग्राइंड, पीसना है उसको। ग्राइंड किससे करेंगे? ग्राइंड विद मॉर्टल एंड पेस्टल। और साथ में उस सैंपल में जो हमने लिया है सैंपल, अगर हमने लीवर का टुकड़ा लिया है तो लीवर का टुकड़ा, और अगर हमने कोई वेजिटेबल लीफ लिए तो उसका सैंपल हमने जो लिया है उसमें हम क्या मिलाने वाले हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को सैंपल में मिलाकर हम क्या कर रहे हैं, उसको पीस रहे हैं। पीसने के बाद में आपको पता है तुम लोग मिल्क शेक भी बनाते हो घर में, पपाया शेक, तुम्हारा स्ट्रॉबेरी शेक फेवरेट होगा, तो वो चीज हम बनाते हैं। तो वहां पर बनाने के बाद में क्या करते हैं, शेक वेक बनाने के बाद में एक थिक स्लरी,
भाई जब शेक में तुमने स्ट्रॉबेरी डाली, दूध डाला, लिक्विड चीज डाल दी, एक सैंपल डाल दिया, अब उसको तुम पीस रहे हो तो लास्ट में क्या बनता है, एक पेस्ट बन जाता है। तो हमें जब ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के सैंपल को ग्राइंड कर रहे हैं तो हमें लास्ट में मिल गई एक थिक स्लरी, एक पेस्ट बन गया। अब उस पेस्ट को क्या करना है, हमें स्ट्रेन करना है, स्ट्रेन थ्रू चीज क्लॉथ या फिर कॉटन क्लॉथ। एक कपड़ा लिया कॉटन का या चीज क्लॉथ का, उससे हमने उस थिक स्लरी को क्या किया, छाना। जैसे ही हम छानते हैं, निचोड़ते हैं, तो कुछ चीजें देखते हैं कि नीचे वाले बर्तन में आ जाती हैं, ठीक है। छानने के बाद में कुछ चीजें नीचे फिल्टर होके आ जाती हैं, उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। और कुछ चीज अभी भी प्रेजेंट है कहाँ पर, रुमाल में, उस कपड़े में अभी भी वो चीज प्रेजेंट है, वो पेस्ट कुछ मोटा मोटा चीजें अभी रुमाल के अंदर या उस कपड़े के अंदर प्रेजेंट है। तो जो रिटेंट नहीं हुआ है उसको हम बोलते हैं रिटेंटेंट, और जो फिल्टर होके नीचे आ गया उसको हम क्या बोल रहे हैं, फिल्टरेट। अब फिल्टरों के नीचे चीजें क्यों आई है, क्योंकि उनका साइज छोटा था और वो क्या थी, वाटर में सॉल्युबल थी, एसिड में सॉल्युबल थी। इसलिए हम जो फिल्टर होके आ गया है उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे एसिड सॉल्युबल पुल। और जो अभी भी रिटेन नहीं हुआ है, जो रिटेन है यानी कि जो फिल्टर नहीं हुआ है, जो रिटेन है, उसको हमने जिसको रिटेंटेंट बोला है उसको हम बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पुल। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसका साइज छोटा है, वहां पे बड़े बड़े टाइप्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये सारी राम कथा जो हमने अभी करी है इसको हम बोर्ड पर लिखने वाले हैं और समझने वाले हैं, यही प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल तुम्हें समझना भी है, करना भी है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अभी 11th में है या फिर 12th में है, क्योंकि 11th 12th के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें ये चीजें क्या होती हैं, पूछी जाती हैं। आगे है समझ में, मैं समझाऊं, समझ में नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं समझाती इतना अच्छा हूँ। चलो अब क्या किया है हमने, वी आर टेकिंग अ सैंपल, take a sample of living tissue अब इस सैंपल में क्या हो सकता है, इस सैंपल में हो सकता है अ वेजिटेबल लीफ, और अ पीस ऑफ लीवर, ठीक है। क्या करना है हमें इसको करना है ग्राइंड, ग्राइंड विद, ये है आपका मॉर्टल एंड पेस्टल। और इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने डाल दिया है यहाँ पर एक सैंपल, और सैंपल के साथ में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। व्हाट इज दिस, मॉर्टल एंड पेस्टल। तो ग्राइंड विद मॉर्टल एंड पेस्टल, मॉर्टल एंड पेस्टल को यूज करके क्या करना है, किसके साथ में, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ में क्या करना है, हमें इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर है ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ ये क्या है, Cl3C C डबल बॉन्ड OH, Cl3C C डबल OH, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ में ग्राइंड कर दिया, किसकी हेल्प से, मॉर्टल एंड पेस्टल की हेल्प से। जैसे ही ग्राइंड किया लास्ट में हमें क्या मिला, लास्ट में हमें मिल रहा है एक थिक स्लरी, एक पेस्ट मिला। अब इस थिक स्लरी को क्या करना है, स्ट्रेन करना है, ये लो, ये स्ट्रेन किया हमने, ये जो थिक स्लरी थी ये यहाँ पर पड़ी हुई है, और स्ट्रेन करने के लिए जो बाहर प्रेजेंट है ये क्या है, व्हाट इज दिस, चीज क्लॉथ या फिर कॉटन क्लॉथ, चीज या कॉटन क्लॉथ। क्या कर रही हूं मैं, इसको, इस थिक स्लरी को मैंने क्या किया, स्ट्रेन विद, यहाँ पे लिख देती हूँ, स्ट्रेन थ्रू चीज क्लॉथ या फिर कॉटन क्लॉथ, ठीक है। अब स्ट्रेन करने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर एक बीकर प्रेजेंट है, इस बीकर में कुछ चीजें तो नीचे आ गई, ठीक है, कुछ चीजें तो क्या है यहाँ पर नीचे प्रेजेंट है, नीचे छन कर आ चुकी है, इसको मैं बोल रही हूँ कि ये है फिल्टरेट, फिल्टर होकर आ गई है तो इसका मैंने नाम लिख दिया है फिल्टरेट। और कुछ चीजें अभी भी कहां पर, यहाँ पर प्रेजेंट है, जो फिल्टर होकर नीचे नहीं है, ये रिटेन है अभी तक भी, इसलिए मैंने इसको बोला है रिटेंटेंट।
फिल्टरेट वाले का बायो में एक और नाम है, क्या नाम है बच्चों, कि इसको मैं बोल सकती हूँ ये है एसिड सोल्यूबल पुल, एसिड सोल्यूबल पुल। दूसरा नाम क्या है इसका, एसिड सोल्यूबल पुल। अब इस एसिड सोल्यूबल पुल में जो फिल्टर होके नीचे आया है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट है थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है। और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन बेसिस हो गए, न्यूक्लियोसाइड्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड हो गए, अमाइनो एसिड, मोनोसेकेराइड, ये सारी चीजें कहां पर प्रेजेंट है, एसिड सोल्यूबल पुल के अंदर। इसी एसिड सोल्यूबल पुल में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ साथ कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट है, जिसका जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट वगैरह प्रेजेंट है यहाँ पर, यानी कि फास्फेट ग्रुप जो है इनऑर्गेनिक वो प्रेजेंट है, ठीक है, एसिड सॉल्युबल पुल के अंदर। अब एसिड इनसॉल्युबल पुल जिसका नाम है वो क्या है, रिटेंडेंट को दूसरा नाम मैं क्या दे रही हूँ, एसिड इनसॉल्युबल पुल। इसका दूसरा नाम क्या है, एसिड, दिख तो रहा है ना तुम्हें, हाँ, एसिड इनसॉल्युबल पुल, इनसॉल्युबल पुल, ठीक है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, बड़ी साइज के ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, जिस वजह से ये क्या हो रहा है, रिटेंटेंट है, रिटेन जो कंडीशन है उसमें रिटेन फ्रैक्शन में प्रेजेंट है, क्योंकि जब साइज बड़ा है तो वो छन के कैसे नीचे आएगा। हम लोग चाय बनाते हैं, दूध वगैरह, चाय पत्ती सब उसमें डालते हैं, तो चाय पत्ती का साइज बड़ा होता है। अदरक जब तक बहुत ज्यादा बारीक पीस के नहीं डालोगे तब भी अदरक का कुछ ना कुछ ऊपर तो बचता है, अगर कूट के डालते हो तो हम जब चाय छानते हैं तो ऊपर देखते हैं चाय पत्ती और अदरक ऊपर है, और बाकी जो दूध का, शक्कर का सोल्यूशन था, पानी का सोल्यूशन था, वो तुम्हारे कप में छन के आ जाता है, क्योंकि वो साइज बड़ा है। इसलिए चाय पत्ती की जो छलनी है, जो आपकी छलनी है, उससे क्या हुआ है, वो छन के नीचे नहीं आया। तो यहाँ पर जो बड़े साइज के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एसिड इनसॉल्युबल पुल में प्रेजेंट होते हैं। अब बड़े साइज के कंपाउंड जैसे कि मोनोसेकेराइड का बड़ा फॉर्म क्या है, पॉलीसेकेराइड। अमाइनो एसिड आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है। अब एसिड इनसॉल्युबल पुल में एक और एक्सेप्शन भी प्रेजेंट है, जिसका नाम है लिपिड। लिपिड को एक्सेप्शन क्यों बोला है, क्योंकि लिपिड का साइज तो क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन फिर भी वो एसिड इनसॉल्युबल पुल में आती है, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। इस वजह से लिपिड भी किसके अंदर आती है, एसिड इनसॉल्युबल पुल के अंदर आती है, क्योंकि वो पिसने के बाद में क्या होते हैं, लिपिड्स ऐसे फ्री फॉर्म में तो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है नहीं, मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, सेल की जो ऑर्गेनेलिज्म होती है उसकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। तो जो लिपिड्स वहां पर प्रेजेंट है, जैसे ही उसको ग्राइंड किया जाता है, उसके फ्रेगमेंट हो जाते हैं, और वो फ्रेगमेंट क्या करते हैं, आपस में इनफोल्डिंग कर लेते हैं और वेसाइकल्स बना लेते हैं। वेसाइकल्स बनने के बाद में वो छन के नीचे नहीं आ पाता है, इसलिए उसको मजबूरी में एसिड इनसॉल्युबल पुल के अंदर रखा गया है। यानी कि आता तो उसी में है, लेकिन फिर भी साइज छोटा होने की वजह से आना तो एसिड सॉल्युबल पुल में था। तो अभी ये माइक्रो और मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स है, उनको डिस्कस करेंगे। हम काफी आगे चले गए हैं, केमिकल एनालिसिस करना था हमें, केमिकल एनालिसिस का प्रोसेस हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अभी मैं उस चीज को भी बहुत डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। वैसे डिटेल सारी मैं बता चुकी हूँ, बट और डिटेल में बताने वाली हूँ। तो एसिड सॉल्युबल पुल की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है, तो मैं लिख देती हूँ आपके लिए कि इसके अंदर क्या क्या आते हैं। एसिड सॉल्युबल पुल में आता है आपके थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइक कौन कौन से, मोनोसेकेराइड अभी मैंने बात की है, अमाइनो एसिड, नाइट्रोजन बेसिस, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या आते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी आते हैं, जैसे कि सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट फॉस्फेट, सल्फेट फॉस्फेट एसेट्रा।
तो अगर पूछा जाए कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड किस फ्रैक्शन में आते हैं तो फिल्ट्रेट वाली फ्रैक्शन में आते हैं, जिसका दूसरा नाम है एसिड सॉल्युबल पुल। आ गया समझ में? ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल पुल के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या आते हैं। तो इसके अंदर आते हैं आपके पॉलीसेकेराइड, इसके अलावा एमाइनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन इसके अंदर आएंगे। न्यूक्लियोटाइड से बनेगा न्यूक्लिक एसिड, वो भी यहीं पर। और साथ में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? लिपिड। लिपिड एक्सेप्शन है, लेकिन मिलता किसमें? एसिड इनसॉल्युबल पुल के अंदर मिलता है। तो अभी हमने जो केमिकल एनालिसिस किया है वो किसका किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल एनालिसिस किया है। अब हम करेंगे किसका एनालिसिस? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। किसका? इनऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल एनालिसिस। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल एनालिसिस, आपकी टेबल, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वहां पे काफी सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो केमिकल एनालिसिस करना तो बनता है बॉस। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल एनालिसिस करने के लिए भी क्या चाहिए? हमें चाहिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सैंपल। क्या चाहिए? सैंपल चाहिए हमें एक। तो टेक अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू का सैंपल ले लिया। लिविंग टिश्यू के सैंपल में क्या लिया है हमने? वही बात जो अभी पहले लिया था, अ वेजिटेबल पीस और अ पीस ऑफ लीवर। अब क्या किया? अब तुम्हें पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो तुम फ्रेश सैंपल ले रहे हो वो कैसा होता है? गीला होता है। तो गीला होता है तो गीले में उसका क्या कर लिया हमने? वेट किया। तो उसको हम क्या बोलेंगे? गीले में किसी भी टिश्यू का जब आप वेट कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेट वेट कर लिया पहले उसका, ठीक है। तो सबसे पहले इस सैंपल का मैंने कर लिया वेट वेट। इस वेट वेट के बाद में मैंने क्या किया? इस सैंपल को किया है ड्राई। क्या कर लिया? सुखा लिया। अब सुखाने के बाद में फिर से इसका वेट किया मैंने, तो इसको मैं बोलूंगी ड्राई वेट कर लिया। भाई सबसे पहले सैंपल लिया, सैंपल गीला था, लिविंग है, तो उसका मैंने क्या किया? वेट वेट कर लिया और सुखा दिया उसको, ठीक है, धूप में सुखा दिया। अब सुखाने के बाद में उसका हमने क्या किया? ड्राई वेट किया है। ड्राई वेट हो गया है अब। तो ड्राई वेट के बाद में हम क्या करेंगे? इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे? बर्न करेंगे। तो हमने क्या किया? इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में इसको हमने क्या किया? ऑक्सीडाइज्ड कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है ना, बर्न कर दिया। बर्न करने के बाद में क्या होगा कि जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे जिनका ऑक्सीडाइजेशन हो सकता है, तो वो क्या करेंगे? एनवायरमेंट में इवेपोरेट हो जाएंगे। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड सारे एनवायरमेंट में जो ऑक्सीडाइज हो सकती है वो क्या हो रहे हैं? एनवायरमेंट में इवेपोरेट हो रहा है। और लास्ट में यहाँ पर क्या बचेगी? हमारे पास में ऐश बचेगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या होता है? ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड like CO2 etc. evaporate in environment, evaporate in environment। इवोपरेट हो गई है। इवोपरेट हो गई तो लास्ट में कोई भी चीज हम जलाते हैं तो हमारे पास में क्या बचती है? लास्ट में बचती है राख, ऐश। ऐश बची। अब इस ऐश को कहाँ लेके जा रहे हैं? ये ऐश्वर्या राय बच्चन नहीं है भाई, ऐश, राख वाली ऐश है, ठीक है। तो ये जो ऐश है इसको लेबोरेटरी में लेके जाते हैं, तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड थे उनका तो ऑक्सीडाइजेशन हो गया, एवोपरेट हो गया, एनवायरमेंट में चले गए। तो लास्ट में जो ऐश बची यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होंगे। और लेबोरेटरी में जाके हम देखते हैं कि किसी भी तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मिल रहा, लेकिन जो भी इस राख में प्रेजेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनका हम क्या कर सकते हैं? एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का केमिकल एनालिसिस। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या है? बहुत सारी टेबल दी हुई है, फॉस्फेट, सल्फेट, इन सब से रिलेटेड। तो वो सारे क्या है? आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इस चैप्टर का। तुम्हें लग रहा होगा चैप्टर स्टार्ट हो गया, सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है बच्चों। अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है हमने। हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अब इंट्रोडक्शन देखने के बाद में केमिकल का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एनालिसिस हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्या करना है हमें। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स? बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है?
तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, देखो इसको भी कुछ हो जाता है, जब कुछ नीड होती है तब ये हैंग मारता है, इसको ग्लिच आ जाता है। लेक्चर्स बिगाड़ने में इसका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन तुम्हें जहां भी समस्या आ रही हो तुम मुझसे बोल सकते हो, मैं हूं तुम्हारे सॉल्यूशन के लिए। तो ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? अभी हमने देखा कि हमने केमिकल एनालिसिस किया ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक का, तो वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने देखे जैसे मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड ऑल। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं किसके अंदर? लिविंग टिश्यू के अंदर या लिविंग सेल के अंदर। लिविंग सेल के अंदर जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो मैं डेफिनेशन क्या लिख सकती हूं? दैट ऑल द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, all the carbon containing compound that we get from living tissue या living cell is called बायोमोलिक्यूल्स। क्या होते हैं? जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जो लिविंग सेल के अंदर, लिविंग टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अब ये बायोमोलिक्यूल्स का साइज जो होता है सब में अलग अलग होता है। सब में अलग अलग मतलब कि कुछ ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जिनका साइज छोटा है, कुछ ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जिनका साइज बड़ा है। अभी तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस करके आए, तो जिनका साइज छोटा था वो क्या हो गए थे? फिल्टर हो गए थे, इसलिए एसिड सोल्यूबल पूल में आ रहे थे। और जिनका कार्बन जो है सॉरी जिनका साइज बड़ा है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जिनका साइज बड़ा है, वो किसके अंदर आ रहे थे? वो फिल्टर नहीं हुए थे, इसलिए वो रिटेंटेंट में आ रहे थे, यानी कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में आ रहे थे। यानी कि साइज के बेसिस पर बायोमोलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं। छोटे साइज वाले बायोमोलिक्यूल्स को हम बोलते हैं माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, और बड़े साइज वालों को हम बोलते हैं मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। आ गया समझ में? तो दोनों के बारे में क्या क्या फर्क है वो देख लेते हैं। यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स के टाइप कौन कौन से हैं? एक है आपका माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, और बड़े साइज वाला है मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब देखिए, जिनका साइज छोटा उनको हम बोल रहे हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो साइज छोटा है तो कितना साइज छोटा है? साइज है क्या एग्जैक्टली? तो ऐसे माइक्रोमोलिक्यूल्स या ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जिनका साइज 18 से 800 डाल्टन के बीच में है उनको हम बोलते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। यानी कि राउंड फिगर में देखूं तो ऑल ओवर जिनका साइज 1000 डाल्टन से कम है उनको हम माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स बोल रहे हैं। तो यहां पर लिख दूं मैं ये चीज, दैट पहली चीज तो कहां पे पाए जाएंगे? फाउंड इन, भाई साइज छोटा है तो फाउंड इन एसिड सॉल्यूबल पूल। क्लियर? दूसरी चीज, साइज कितना है? मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 डाल्टन, यानी कि अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1000 डाल्टन। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जिनका साइज छोटा है, जिनका साइज 18 to 800 डाल्टन के बीच में आता है, वो है मोनोसेकेराइड्स, अमाइनो एसिड्स, और कौन सा? न्यूक्लियोटाइड्स। आपके किसके अंदर आएंगे? आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर। तो देखिए एग्जाम्पल है, एक सेकेंड, मोनोसेकेराइड, नाइट्रोजन बेसिस, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। ठीक है,
अब करते हैं बात किसकी, मैक्रोमोलिक्यूल्स की। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहाँ मिलते हैं, फाउंड इन, साइज बड़ा है तो कहाँ मिलेंगे, फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। पहली बात, इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट है इनका 10,000 डाल्टन एंड अबव। 10,000 डाल्टन और उससे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स का, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का। यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ दैट मोर देन, एक सेकेंड, मोर देन 1000 डाल्टन, यानी कि इसका जो है 1000 डाल्टन से कम मॉलिक्यूलर वेट है बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स, और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा हो सकता है। यानी कि देखा जाए तो 1000 डाल्टन से ऊपर वालों को हम क्या बोल रहे हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स बोल रहे हैं। अब इसके एग्जांपल की मैं बात करूं तो एग्जांपल है इसका मोनोसेकेराइड से बनता है हमारा पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड का पॉलीमर क्या हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया, बड़ा साइज हो गया मोनोसेकेराइड का। तो ये पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, और लास्ट में हम बात कर रहे हैं लिपिड। लिपिड क्या है, लिपिड एक एक्सेप्शन है, इसलिए मैं लगा देती हूँ इस पे स्टार। ठीक है, लिपिड जो है मैंने बोला कि इसका साइज तो कितना होता है, 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं होता है। तो साइज के हिसाब से, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से तो इसको माइक्रोमोलिक्यूल्स में आना चाहिए, लेकिन ये आता है किसमें, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। यानी कि लिपिड इज ऑल्सो अ माइक्रोमोलिक्यूल्स, बट जब हम देखेंगे कि ग्राइंड कर रहे हैं किसी भी चीज को तो ये सॉल्युबल फ्रैक्शन में आएगा या इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आएगा, तो लिपिड आता है इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। अभी मैंने बताया था कि लिपिड आपकी बॉडी में क्या फ्री फॉर्म में इंसिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता है, ये किसके साथ, सेल मेम्ब्रेन के अंदर या फिर जो सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रेजेंट होता है। अब मैंने क्या किया, मान लो जो सैंपल लिया था उसमें मैंने कोई सेल मेम्ब्रेन ले लिया, अब उसको मैंने ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद में आप देखोगे कि ग्राइंड करने के बाद में ये जो लिपिड्स के जो फ्रेगमेंट होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वहां पे क्या है, ये ऑलमोस्ट देखे जाए तो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, पानी से दूर रहता है, यानी कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वाटर में इनसॉल्युबल है। तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा तो जिसके फ्रेगमेंट होते हैं वो अपने आप में फोल्डिंग बना लेते हैं। ये जो फ्रेगमेंट होते हैं इसके, ये जो अपने आप में फोल्डिंग बना लेते हैं, और फोल्डिंग बनाने के बाद में ये वेसाइकल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो वेसाइकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होने के बाद में ये छन के नीचे नहीं आते, फिल्टर नहीं होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए लिपिड को हम रखते हैं। यानी कि जब छानेंगे तो नीचे तो नहीं आएगा, रहे ऊपर ही जाएगा, प्रेजेंट ऊपर ही रहेगा, क्योंकि वेसाइकल का फॉर्म्स बन गया है। तो आता तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में है, लेकिन दोनों बातें जो स्टेटमेंट बता रही हूं कान खोल के सुन लेना, एनसीईआरटी भी बोलती है लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है आपका लिपिड। इसलिए जो लिपिड है वो आता है एसिड इनसॉल्युबल पूल में, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट लिपिड का माइक्रोमोलिक्यूल जितना है, 800 डाल्टन के जितना है, इसलिए लिपिड आपका माइक्रोमोलिक्यूल है। बस उसको ग्राइंड करोगे तो आएगा किस फ्रैक्शन के अंदर, एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर। इसलिए लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, इस कीड़े को अपने दिमाग से निकाल देना। ठीक है, मैं लिख दूं कहीं पे एक बॉक्स बनाकर। चलो इसको छोटा करते हैं और थोड़ा सा एक छोटा सा बॉक्स में बना देते तुम्हारे लिए, वरना तुम क्या है कि अपना दिमाग तुम्हारे पास है भी नहीं और वो लगाओगे तो परेशानी ज्यादा आ जाएगी। चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, तो मैं एक प्यारे से पिंक कलर से लिख के दे देती हूँ दैट lipids are micromolecules but are found in acid insoluble pool.
क्या बोला है मैंने कि लिपिड जो है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है, लेकिन किसके अंदर पाया जाता है? लिपिड पाया जाता है एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर है? मैम बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। अब आपके जो एनसीईआरटी की बुक है वहां पे एक क्या दिया हुआ है? केमिकल कंपोजिशन दिया हुआ है, एवरेज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, कि एक सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं और कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है एक सेल के अंदर, और ये तो याद करना है, इसका परसेंटेज के साथ में याद करना है। आ गया समझ में? परसेंटेज के साथ में याद करना है, इसको हलवे में नहीं लेना भाई, ठीक है? ओके, तो केमिकल कंपोजिशन एक सेल किससे मिलकर बनी होती है, कितने केमिकल कंपोजिशन उसमें प्रेजेंट है और उसका परसेंटेज कितना, ये दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है आपको वाटर, तो वाटर कितना प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी में? 70 to 90%, ये याद करना है, ठीक है? उसके बाद में दिया हुआ है प्रोटीन, प्रोटीन होता है ऑलमोस्ट 10 to 15%, ये दिया हुआ है बेटा एनसीईआरटी में डाटा। उसके बाद में है आपका न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड है 5 to 7%। न्यूक्लिक एसिड के बाद में है बच्चों हमारे कार्बोहाइड्रेट, %3। कार्बोहाइड्रेट के बाद में है आपका लिपिड्स, लिपिड है 2%, और कुछ आयंस, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं, सोडियम वगैरह, ये है आपके 1%। तो अगर क्वेश्चन आए कि आपकी बॉडी में, यानी कि एक सेल में, लिविंग सेल में जो केमिकल कंपोजिशन होता है, तो मोस्ट अबंडेंट केमिकल कंपोजिशन, मोस्ट अबंडेंट केमिकल कंपाउंड कौन सा है? तो वाटर है, क्योंकि आपकी बॉडी 70 to 90% वाटर से मिलकर बनी होती है। और इसी बात पर हम भी पानी पी लेते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जो है पानी से मिलकर बनी है, तो पानी की तो तुम्हें जरूरत है भाई। समझ में आ रहा हो? अपना वाटर इंटेक जो होता है ना, वो टाइम टाइम से कंप्लीट किया करो। क्योंकि जब तक अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखोगे, तुम पढ़ने बैठ जाते हो, बॉडी को हाइड्रेट नहीं करोगे, तो क्या होगा लास्ट में ये होगा कि तुम ना एकदम कुपोषण के शिकार हो जाओगे। खाना नहीं मिलने से होते हैं, लेकिन पानी भी बॉडी के लिए जरूरी है, तो पानी टाइम से पिया करो, वाटर इनटेक अपना कंप्लीट किया करो। हाँ, तो मैं पूछ रही थी कि क्वेश्चन आए कि सबसे मोस्ट अबंडेंट केमिकल कंपोजिशन बॉडी में क्या है, तो वाटर है, क्योंकि 70 to 90% बॉडी वाटर से बनी है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे घूमना है, दिमाग लगाना है। पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड आपकी बॉडी में कौन सा प्रेजेंट है, तो वाटर नहीं है, वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मोस्ट अबंडेंट, जिससे आपकी बॉडी बनी होती है, जो मोस्ट अबंडेंट है वो है प्रोटीन, ठीक है? वाटर के बाद में सबसे ज्यादा जो है प्रोटीन प्रेजेंट है, लेकिन प्रोटीन जो है देखा जाए, मतलब देखा क्या जाए, एक्चुअल में है कि ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, बट सिर्फ केमिकल कंपाउंड पूछे आपकी सेल के अंदर, कंपोजिशन पूछे, तो वो आपका वाटर है। ये चीज याद करनी है। हो गया बात। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है भाई। अब हम नेक्स्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लास्ट में मेटाबोलाइट्स के बारे में। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? मेटाबोलाइट्स आपके होते हैं जो, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? पहले तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मिला के मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एनाबॉलिज्म कि आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस चल रही है और कौन सी चीज बन रही है। जब चीजें बनती हैं तो वो एनाबॉलिज्म रिएक्शन है। चीजें टूट रही हैं, जैसे रेस्पिरेशन में टूटता है, आपका ग्लूकोज टूट रहा है, एनर्जी मिल रही है, तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है? कैटाबॉलिज्म हो रहा है, चीजें कट हो रही है, वहां पे ब्रेक डाउन हो रही है। और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिला के मैं मेटाबॉलिज्म बोल रही हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मेटाबोलाइट्स पढ़ने हैं अपने को। तो ऐसे कंपाउंड या फिर आपकी बॉडी के अंदर बनने वाले या टूटने वाले ऐसे कंपाउंड्स जो किसमें? मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, डायरेक्टली रोल प्ले कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। अब मेटाबॉलिज्म के साथ साथ किस किस में हेल्प करेंगे? ग्रोथ में, आपके डायरेक्टली डेवलपमेंट में, आपका ग्रोथ, आपके डेवलपमेंट के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए जो कंपाउंड्स क्या करते हैं? डायरेक्टली रोल प्ले करते हैं, उनको मेटाबोलाइट्स बोला जाता है। मेटाबोलाइट्स जो है, जैसे कि आपका क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा? नहीं होगा, तो वो क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है।
मेटाबोलाइट्स तो मैंने बोल दिया ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और डेवलपमेंट में जो हेल्प करते, डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं, उनको मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। अब मेटाबोलाइट्स दो तरह के पढ़ेंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो जो डायरेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म में। दूसरी चीज कि क्लोरोफिल जो है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो वो डायरेक्ट रोल प्ले कर रहा है ना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। लिपिड मेटाबॉलिज्म हो गया आपका की बॉडी के अंदर, ये भी सब क्या है, मेटाबोलाइट्स है जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं। अब आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, रेस्पिरेशन में किस तरह से हेल्प कर रहा है, एनर्जी किस तरह से दे रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें फंक्शन पता है कि ग्लूकोज टूटेगा, एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी हमारे को काम आएगी, इसलिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जैसे भी हो रहा है, और वो क्या काम करेगा आपकी बॉडी के अंदर ही, इसका जो वर्क है, जो फंक्शन है, वो हमें क्लियरली मेंशन है, हमें याद है, वो हमने देखा है वो चीज। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं कि इनके जो काम होते हैं, इनके जो फंक्शंस होते हैं वो क्लियरली मेंशन होते हैं, हमें क्लियरली पता होता है कि इनका काम क्या है। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे मेटाबोलाइट्स जो ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और मेटाबोलाइट्स प्रोसेस में, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करते, उनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। अगर कुछ ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, कुछ पिगमेंट्स पढ़ेंगे हम, कुछ एसेंशियल ऑयल्स देखेंगे जो क्या होंगे, बॉडी में बन तो रहे लेकिन उनका काम क्या है, बॉडी में क्यों बन रहे हैं वो हमें नहीं पता, यानी कि इनका डायरेक्ट रोल क्या है और इनका फंक्शन क्या है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अगर बन रहे हैं तो वो हमें क्लियरली पता नहीं होता है, यानी कि इनका फंक्शन हमें नहीं पता है, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कभी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं बनते, पहली चीज याद रखना। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं बनते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहाँ पर बनते हैं, कुछ माइक्रोब्स में, फंजाई में और प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं। और हम देखेंगे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो प्लांट के अंदर बन रहे हैं, फंजाई के अंदर बन रहे हैं, माइक्रोब्स के अंदर बन रहे हैं, उनका खुद को नहीं पता प्लांट्स को क्या काम करना है, लेकिन इकोलॉजिकली रोल देखा जाए तो इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि वो हमारे काम आ रहे हैं। इंसान तो है ही लालची, इसको जहाँ पे भी फ्री की चीज मिलती है वहां पे इंसान सबसे पहले पहुंच जाते हैं। तो इन्होंने देखा कि अच्छा प्लांट्स जो है स्पाइसेस बना रहे हैं, गम्स बना रहे हैं, फ्रेगमेंट्स, सेंट बना रहे हैं, परफ्यूम्स बना रहे हैं, तो ये हमारे काम आ जाएगी, इनके तो कुछ काम की नहीं है, इनको तो कुछ यूटिलाइजेशन नहीं है, तो मैं काम में ले लेता हूँ। यानी कि इकोलॉजिकली बहुत अच्छा रोल है, बहुत अच्छे रोल प्ले करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एक टेबल बनी हुई है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, वो पूरी पूरी याद करनी है। मैंने बोला था ना हर एक टेबल इंपॉर्टेंट है, किसी भी टेबल को अवॉइड नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। तो हम बात कर लेते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। यह है आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। चलिए भाई, अभी समझा दिया है, अब सिर्फ लिखना है, नोट्स लिखो। क्या होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, उससे पहले हम ये यूज कर लेते हैं दोनों के बीच में। ठीक है भाई, क्या होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, बायोमोलिक्यूल्स found in biomolecules found in all living organism and play direct role in growth, development and मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ में और किस में, डेवलपमेंट में जो डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। लाइक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में जो हेल्प कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में जो हेल्प कर रहे हैं, लिपिड के मेटाबॉलिज्म में जो हेल्प कर रहे हैं, वो सभी क्या है आपके लिए, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है।
लिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। दे हैव वेल डिफाइंड फंक्शन, इनका जो काम है वो हमें क्लियरली पता होता है। दे हैव वेल डिफाइंड फंक्शन। एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये क्या है आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर फाउंड plants, fungi, microbes and इनमें पाए जाते हैं and do not play direct role in growth, development and metabolism. माइक्रोब्स, फंजाई एंड प्लांट्स में पाए जाते हैं और डेवलपमेंट, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म में कोई डायरेक्ट रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड फंक्शन, वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं होता इनका, लेकिन बट some of them have economic importance. Example, rubber, gum, spices and polymeric substance. नहीं, परफ्यूम्स लिख लेते हैं, पॉलीमेरिक सब्सटेंस ही होते हैं ये रबर, गम, स्पाइसेस एंड परफ्यूम्स। क्या बोला कि डायरेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, डायरेक्ट रोल प्ले नहीं कर रहे हैं तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। अब जो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है वहां पे मैं क्या बोल रही हूँ कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह के क्या फंक्शन है आपकी बॉडी में, क्यों बन रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं, ये सब कुछ हमें पता होता है, डायरेक्ट रोल हमें पता होते हैं। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे कि रबड़ जो है, रबड़ प्लांट में रबड़ क्यों बन रहा है, क्या रबड़ प्लांट के लिए काम का है, क्या नहीं पता है, ठीक है। अब देखो टोबैको प्लांट में निकोटीन बन रहा है, क्या टोबैको प्लांट के लिए काम का है, क्या नहीं है। लेकिन अभी कुछ ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जिनके बारे में हमें क्या पता चलने लगा है, जैसे जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर इंसेक्टिवोरस क्या, जितने भी मतलब जिनके अंदर कुछ नशीले टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, वहां पे हमें समझ में आता है कि वो क्यों टॉक्सिक सब्सटेंस बन रहे हैं उनके अंदर, ताकि जो भी जानवर वगैरह है वो क्या करें, उनको खा न ले, तो वो बच रहे हैं वहां पर, ठीक है। कुछ प्लांट्स के अंदर परफ्यूम्स मतलब स्मेल, जो फ्रेग्रेंस है वो प्रेजेंट होती है, तो वो क्यों बन रही है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इंसेक्ट्स को। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो तुम्हें पता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स वगैरह प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, डायरेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म में। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से हैं उसकी एक टेबल बनी हुई है, वो याद करना है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि भाई हमारी बॉडी में नहीं बन रहे, प्लांट्स में बन रहे हैं, फंजाई में बन रहे हैं और माइक्रोब्स में बन रहे हैं। तो कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो देख लीजिए कौन कौन से हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। चलिए सबसे पहले सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कुछ पिगमेंट्स हैं,
पिगमेंट्स। कौन कौन से पिगमेंट्स हैं? जैसे कि है कैरोटीनॉइड, और एंथोसाइनिन। कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन पिगमेंट्स क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। नंबर 2 कुछ क्या है? टर्पिनॉइड्स, जैसे कि डाइटर्पिन एंड मोनोटर्पिन्स। फिर हम देखते हैं डाइटर्पिन्स, मोनोटर्पिन्स, कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं। एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल कौन सा है? एसेंशियल ऑयल लेमन ग्रास ऑयल। फोर्थ पे हम देख रहे हैं लेक्टिन्स, कुरुकुमिन। लेक्टिन्स कौन सा है? कुरुकुमिन। और लेक्टिन्स क्या होते हैं? ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को बाइंड करने का काम करते हैं। तो लेक्टिन्स को हम क्या बोल रहे हैं? सॉरी, कुरुकुमिन नहीं है, कॉनकेवलिन है, कॉनकेवलिन ए। कुरुकुमिन याद आ रहा है मुझे, एक सेकेंड। कॉनकेवलिन ए, ठीक है। तो लेक्टिन्स क्या होते हैं ये मैं बता रही थी कि ये कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। लेक्टिन्स हो गया। नंबर 5 पे हम किसके बारे में बात करें? कुछ ड्रग्स के बारे में बात करेंगे और कुछ एल्केलॉइड्स के बारे में बात करेंगे। तो एल्केलॉइड्स देखो पहले, एल्केलॉइड्स, कुछ टॉक्सिन्स भी रहेंगे। तो एल्केलॉइड्स कौन कौन से हैं? एल्केलॉइड्स हैं आपके मॉर्फिन और कोडीन। इसको ऐसे याद करना है, आसाम मेडिकल कॉलेज। एल्केलॉइड्स, क्योंकि अभी ड्रग्स और जब आप टॉक्सिन्स पढ़ोगे ना तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एल्केलॉइड्स कौन कौन से हैं? मॉर्फिन और कोडीन। तो AMC, आसाम मेडिकल कॉलेज, ठीक है। नंबर 6 पे एल्केलॉइड्स के बाद में मैं बात कर रही हूँ कुछ टॉक्सिन्स की। तो टॉक्सिन्स कौन से हैं भाई? टॉक्सिन्स, टार। टॉक्सिन्स में है एब्रिन और रिसिन। तो इसको कैसे याद करना है? टार, टॉक्सिन्स, एब्रिन और रिसिन। नंबर 7 पर है कुछ ड्रग्स, ठीक है। अब ये ड्रग्स जो है उसका नाम है विनब्लास्टिन। इस ड्रग्स का नाम लिख दिया था मैंने यहाँ पे कॉनकेवलिन की जगह पे, ठीक है, लेक्टिन्स में। तो विनब्लास्टिन और कॉनकेवलिन। विनब्लास्टिन जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है। तो इसको याद करोगे DVC, ड्रग्स, विनब्लास्टिन और कॉनकेवलिन। नंबर 8 पर है कुछ पॉलीमेरिक सब्सटेंस, पॉलीमेरिक सब्सटेंस। कौन कौन से हैं पॉलीमेरिक सब्सटेंस? पॉलीमेरिक सब्सटेंस हैं आपके जैसे कि रबर, गम, स्पाइसेस, और यहां पर एक बहुत तगड़ा नाम आने वाला है सेल्यूलोज। इसको बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि सेल्यूलोज में क्या है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की एक टेबल है जो आपकी उसमें एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, और आपको याद रखना कि कौन कौन से पिगमेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। तो कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन। टर्पिनॉइड्स के बारे में पूछ ले तो डाइटर्पिन, मोनोटर्पिन से याद हो जाएगा। एसेंशियल ऑयल याद हो जाता है लेमन ग्रास ऑयल। लेक्टिन्स, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, आप भी हो गए थे, ठीक है। तो लेक्टिन्स कौन कौन से? कॉनकेवलिन ए जो है, लेक्टिन्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, और कॉनकेवलिन ए इसका एग्जांपल है। एल्केलॉइड्स में क्या याद रखना है? AMC, एल्केलॉइड्स, मॉर्फिन और कोडीन, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या याद रखने थे? टॉक्सिन्स याद रखने थे टार से। तो टॉक्सिन्स कौन से? एब्रिन और रिक्सिन। ये एल्केलॉइड्स और टॉक्सिन्स में और ड्रग्स में ये इसलिए ट्रिक बताई क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो टार से याद रखोगे टॉक्सिन्स, एब्रिन और क्या? रिसिन।
उसके बाद में ड्रग्स है विनब्लास्टिन और कुरुक्यूमिन, और विनब्लास्टिन जो ड्रग होता है उसको किस में, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जो बॉडी में बन तो रहे हैं किसके, फंजाई के, प्लांट्स के, माइक्रोब्स के, लेकिन उनके लिए काम की नहीं है, हमारे काम के हैं। इकोनॉमिकली क्या होते हैं, इनका यूज होता है, इसलिए हम इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। जिसकी बॉडी में बन रहे हैं वहां पर फंक्शन जो है वो क्लियर नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए काम किए क्योंकि हम तो है ही लालची। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यहाँ पर खत्म होता है। तो हमने किस किस के बारे में, केमिकल बायोमोलिक्यूल्स देख लिया, माइक्रो मैक्रो देख लिया, एसिड सॉल्युबल पुल, इनसॉल्युबल पुल के बारे में देख लिया, मेटाबोलाइट्स के बारे में देख लिया। तो इसके बाद में हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, हम इसके बाद में डिस्कस करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, क्योंकि यहाँ से ही मेन चैप्टर आपका शुरू होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सिर्फ क्या है, हमारा इंट्रोडक्शन है। हमने सिर्फ अब तक क्या देखा है, इंट्रोडक्शन देखा है इस चैप्टर का। अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, फिर मैं पढ़ाऊंगी आपको लिपिड्स, फिर अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड और लास्ट में एंजाइम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड यानी कि ओलिगोसेकेराइड का पार्ट है डाइसेकेराइड, और पॉलीसेकेराइड, इन सबको पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो बॉन्ड्स होते हैं वहाँ पे स्ट्रक्चर होती है उनको याद नहीं करेंगे, बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और नोट्स को कंटिन्यू करिए। बाय बाय गाइस।